शेयर बाजार या ट्रेडिंग की दुनिया में हाँ सिर्फ खबरों या किसी की टिप पर टिके रहना मतलब कितना रिस्की हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो ये चार्ट्स, पैटर्न्स, प्राइस की चाल, इनको देखकर समझकर फैसले लेना शायद ज्यादा बेहतर तरीका है। यकीन। आज की इस बातचीत में हम जॉन जे मर्फी की जो मशहूर किताब है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, उसके कुछ अहम पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। पेज टू इंस्पायर चैनल के एक्सर्ट से भी मदद लेंगे। जी। हमारा मकसद है कि ये तकनीकी विश्लेषण, ये जो दुनिया है, इसकी बेसिक बातें क्या हैं, ये चार्ट्स हमें क्या कहानी सुनाते हैं, जरा इसको खंगालें। बिल्कुल। देखिए, तकनीकी विश्लेषण, जिसे हम आमतौर पर टीए भी कह देते हैं, ये असल में भविष्य में कीमत किधर जा सकती है, इसका अंदाजा लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पिछली कीमत यानी प्राइस और मात्रा यानी वॉल्यूम, इसके डेटा को स्टडी करते हैं। अच्छा। और ये इस सोच पर आधारित है कि भाई मार्केट की चाल एकदम रैंडम नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो दोहराए जाते हैं। जैसे मर्फी कहते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन मार्केट्स। और ये क्यों दोहराया जाता है? क्योंकि देखिए, बाजार चलता है इंसानी भावनाओं से, डर और लालच, और इंसानी फितरत वो तो काफी हद तक एक जैसी रहती है ना। तो टीए, आप कह सकते हैं, एक तरह से बाजार की साइकोलॉजी को चार्ट्स के जरिए पढ़ने की कोशिश है। अच्छा, तो मतलब ये चार्ट्स एक तरह से बाजार के मूड का आईना है। हाँ बिल्कुल। तो फिर इन पैटर्न्स को या कह लें मूड को देखने के मुख्य तरीके कौन से हैं? मैंने वो लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में सुना है। इनमें क्या फर्क है और मतलब ट्रेडर्स ज्यादातर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो सिंपल है, वो सिर्फ क्या करता है, किसी पीरियड का, मान लीजिए दिन का क्लोजिंग प्राइस लेता है और उसको अगले से जोड़ता जाता है। ओके। उससे एक मोटी मोटी दिशा पता चलती है। लेकिन बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट ये ज्यादा जानकारी देते हैं। ये दोनों ही एक फिक्स्ड पीरियड के लिए 4 जरूरी कीमतें दिखाते हैं। ओपन यानी खुलने का भाव, हाई सबसे ऊंचा भाव, लो सबसे नीचा भाव, और क्लोज बंद भाव। OHLC। हाँ, OHLC जिसे कहते हैं। तो फिर बार और कैंडलस्टिक में क्या अंतर है, अगर दोनों एक ही जानकारी दिखाते हैं? अंतर है बेसिकली कि वो दिखते कैसे हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन का। बार चार्ट में एक सीधी वर्टिकल लाइन होती है जो हाई और लो दिखाती है, और छोटी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, बाईं तरफ ओपन और दाईं तरफ क्लोज। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट ज्यादा पॉपुलर इसलिए है क्योंकि वो ओपन और क्लोज के बीच का जो हिस्सा है उसे एक बॉडी की तरह दिखाता है, जैसे मोमबत्ती होती है ना। हाँ। अगर क्लोज ओपन से ज्यादा है तो बॉडी आमतौर पर हरी या सफेद होती है, मतलब बुलिश कैंडल, तेजी वाली। अच्छा। और अगर क्लोज ओपन से कम है तो बॉडी लाल या काली होती है, मतलब बेरिश कैंडल, मंदी वाली। समझ गई। और बॉडी के ऊपर नीचे पतली लाइनें होती हैं जिन्हें विक्स या शैडोज कहते हैं, वो हाई और लो दिखाती हैं। तो ये कैंडल्स ना एक नजर में ही कीमत की कहानी और उस पीरियड में तेजी थी या मंदी, ये ज्यादा अच्छे से बता देती हैं। अच्छा, तो रंग से ही पता चल जाता है कि मूड क्या था। कैंडलस्टिक एक तरह से ज्यादा कलरफुल और बोलने वाली तस्वीर देते हैं। हाँ बिल्कुल, विजुअली बहुत क्लियर हो जाता है। लेकिन सिर्फ एक कैंडल को देखकर तो शायद कुछ खास पता नहीं चलता होगा। यहीं पर शायद ट्रेंड की बात आती है, वो जो कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही कहा आपने। एक अकेली कैंडल या एक कीमत, उसका ज्यादा मतलब नहीं है जब तक हम उसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। और वो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है ट्रेंड, यानी बाजार की मेन दिशा किधर है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड का सीधा मतलब है कि भाई, अगर आप बाजार की जो लहर चल रही है उसके साथ बहते हैं तो आपके सफल होने के चांस ज्यादा है। अच्छा। लहर के खिलाफ तैरने में तो जाहिर है ज्यादा मेहनत और जोखिम दोनों हैं। और ये ट्रेंड कितने तरह के होते हैं, मतलब कैसे पहचाने कि बाजार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, बस एक जगह घूम रहा है? मोटे तौर पे देखिए, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला है अप ट्रेंड। इसमें क्या होता है, कीमतें लगातार ऊंची चोटियां बनाती हैं, हायर हाइज, और ऊंची निचाइयां बनाती हैं, हायर लोज, मतलब सीढ़ी चढ़ने जैसा। ठीक है। दूसरा है डाउन ट्रेंड। इसमें कीमतें लगातार नीची चोटियां बनाती हैं, लोअर हाइज, और नीची निचाइयां बनाती हैं, लोअर लोज, मतलब सीढ़ी उतरने जैसा समझ लीजिए। और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड, या रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। इसमें कीमतें एक दायरे में ही ऊपर नीचे घूमती रहती हैं, कोई साफ दिशा नहीं होती। और इन्हें पहचानने के लिए इसके लिए ट्रेंड लाइंस खींची जाती हैं। अप ट्रेंड में जो इंपॉर्टेंट लोज हैं उनको जोड़ते हुए एक लाइन खींचते हैं, और डाउन ट्रेंड में इंपॉर्टेंट हाइज को जोड़ते हुए।
कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये समझना कि हम किस ट्रेंड में हैं, ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। लेकिन ट्रेंड हमेशा एक ही दिशा में तो नहीं चलते। कभी तो रुकते हैं या मुड़ते भी हैं। यहाँ मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सुना है। क्या ये वो लेवल्स हैं जहाँ ट्रेंड के रुकने या मुड़ने के चांस होते हैं? हाँ, बिल्कुल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तकनीकी विश्लेषण के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आप इन्हें ऐसे समझिए जैसे कीमत के लिए एक अनदेखी जमीन, फ्लोर, और छत, सीलिंग हो। अच्छा, सपोर्ट वो प्राइस लेवल है जहां गिरती हुई कीमत को अक्सर खरीदारों का मतलब बायर्स का साथ मिलता है और वो या तो रुक जाती है या वहां से ऊपर मुड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लेवल पर खरीदार सोचते हैं कि भाई कीमत अब काफी अच्छी हो गई है, खरीदने लायक है, तो वो खरीदना शुरू करते हैं। डिमांड बढ़ती है और गिरावट थम जाती है। ओके, और रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इसका उल्टा है। ये वो प्राइस लेवल है जहां बढ़ती हुई कीमत को बेचने वालों यानी सेलर्स के दबाव का सामना करना पड़ता है और वो या तो रुक जाती है या नीचे मुड़ने लगती है। यहां सेलर्स सोचते हैं कि कीमत अब बहुत ज्यादा हो गई है, चलो प्रॉफिट बुक करें या बेचें। इससे सप्लाई बढ़ती है और बढ़त रुक जाती है। और ये लेवल्स अक्सर कहाँ मिलते हैं? जो पिछले हाईज या लोज बने होते हैं ना चार्ट पर, अक्सर वहीं पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। तो ये लेवल बस एक पतली सी लाइन होते हैं या कोई पूरा एरिया? और क्या ये हमेशा मतलब 100% काम करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक शार्प लाइन के बजाय एक जोन या एरिया की तरह देखना ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। कीमतें अक्सर इन जोन में थोड़ा अंदर घुस के फिर वापस मुड़ती हैं। और नहीं, ये हमेशा काम नहीं करते। कोई गारंटी नहीं है। अगर कीमत किसी सपोर्ट लेवल को तोड़कर मतलब ठीक-ठाक वॉल्यूम के साथ नीचे चली जाती है, इसे ब्रेकडाउन कहते हैं, तो वो ट्रेंड के जारी रहने या और मजबूत होने का संकेत हो सकता है। अच्छा। इसी तरह अगर कीमत रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल जाती है, इसे ब्रेकआउट कहते हैं, तो वो अपट्रेंड के शुरू होने या जारी रहने का संकेत हो सकता है। और यहीं पर एक और मजेदार बात आती है शायद, वो रोल रिवर्सल वाली। हाँ बिल्कुल, रोल रिवर्सल। जब कोई रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है और कीमत उसके ऊपर चली जाती है, तो वही पुराना रेजिस्टेंस लेवल अब अक्सर नए सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगता है। अरे वाह, मतलब जो पहले छत थी अब वो फर्श बन गई। एग्जैक्टली। और इसी तरह जब कोई सपोर्ट लेवल टूट जाता है तो वो अक्सर नया रेजिस्टेंस बन जाता है। ये सिद्धांत ट्रेंड कैसे आगे बढ़ता है इसे समझने में बहुत मदद करता है। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है कि कैसे ये लेवल अपनी भूमिका ही बदल लेते हैं। अच्छा, अब अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई का मैदान है, तो क्या इस लड़ाई के कुछ खास पैटर्न या नक्शे भी बनते हैं चार्ट पर? मैंने वो हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, बॉटम, ट्रायंगल्स, ऐसे कुछ अजीब से नाम सुने हैं। बिल्कुल, ये चार्ट पैटर्न्स असल में सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस के बीच कीमतों के उतार चढ़ाव से बनने वाली खास शक्लें या आकृतियां हैं। ये हमें अंदाजा लगाने में मदद करते हैं कि भाई खरीदारों और विक्रेताओं की इस लड़ाई का नतीजा क्या निकल सकता है। ये पैटर्न हमें बता सकते हैं कि मौजूदा ट्रेंड शायद जारी रहेगा, जिन्हें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कहते हैं, या फिर पलटने वाला है, जिन्हें रिवर्सल पैटर्न्स कहते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाएंगे? जैसे ये हेड एंड शोल्डर्स, ये क्या भला है? सुनने में तो किसी शैम्पू के ऐड जैसा लग रहा है। हाँ, नाम तो है मजेदार, पर यह पैटर्न बड़ा काम का है। हेड एंड शोल्डर्स एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है। ये आमतौर पर एक अच्छे खासे अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है और संकेत देता है कि अब ट्रेंड नीचे की ओर पलट सकता है। कैसे बनता है ये? इसमें 3 चोटियां बनती हैं। पहली चोटी लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद एक उससे भी ऊंची चोटी हेड, और फिर एक और चोटी जो लगभग पहली वाली के बराबर होती है, राइट शोल्डर। अच्छा। इन तीनों चोटियों के नीचे जो सपोर्ट पॉइंट्स होते हैं, उनको जोड़ने वाली एक लाइन खींचते हैं, उसे नेकलाइन कहते हैं। जब कीमत इस नेकलाइन को तोड़कर नीचे चली जाती है वॉल्यूम के साथ, तो पैटर्न कंफर्म माना जाता है और गिरावट की आशंका बढ़ जाती है। और इसी का उल्टा पैटर्न होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स। वो डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है और ऊपर की ओर रिवर्सल का संकेत देता है। और ये डबल टॉप डबल बॉटम, ये भी रिवर्सल वाले हैं क्या? हाँ, डबल टॉप भी एक कॉमन रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड के अंत में बनता है। इसमें क्या होता है, कीमत लगभग एक ही रेजिस्टेंस लेवल तक 2 बार जाती है, मतलब 2 टॉप बनाती है, लेकिन उसे पार नहीं कर पाती और फिर नीचे गिर जाती है। ये दिखाता है कि खरीदार उस लेवल पर कीमत को और ऊपर धक्का नहीं दे पाए। ठीक है। और डबल बॉटम इसका ठीक उल्टा है, डाउन ट्रेंड के अंत में बनता है, दिखाता है कि कीमत ने एक सपोर्ट लेवल पर 2 बार टिकने की कोशिश की और कामयाब रही, तो अब ऊपर जाने की संभावना बनती है। ठीक है, ये तो हुए ट्रेंड पलटने वाले पैटर्न।
क्या ट्रेंड के जारी रहने वाले मतलब कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होते हैं? वो ट्रायंगल्स वाले क्या थे? हाँ बिल्कुल, ट्रायंगल्स और फ्लैग्स जैसे पैटर्न अक्सर ट्रेंड के बीच में बनते हैं। ये दिखाते हैं कि ट्रेंड थोड़ा रुका है, सांस ले रहा है और फिर शायद उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अच्छा। इन्हें कंटिन्यूएशन पैटर्न्स कहते हैं। जैसे असेंडिंग ट्रायंगल है, इसमें कीमत एक फ्लैट रेजिस्टेंस लेवल और एक ऊपर उठती हुई सपोर्ट लाइन के बीच फंस जाती है। ये अक्सर अप ट्रेंड में बनता है और ज्यादातर केस में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल इसका उल्टा है, डाउन ट्रेंड में बनता है। और एक होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जिसमें दोनों ट्रेंड लाइनें एक दूसरे की तरफ झुकती हैं। इसमें ब्रेकआउट किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेंड की ओरिजिनल दिशा में ही होता है। मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि इन पैटर्न्स की सही पहचान करना और उनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पॉइंट्स को समझना ट्रेडर्स को बेहतर एंट्री और एग्जिट मौके दे सकता है। ये पैटर्न्स तो ठीक है, लेकिन क्या ये हमेशा काम करते हैं? मतलब 100%? कई बार सुना है कि पैटर्न तो बना, ब्रेकआउट भी हुआ, पर फिर कीमत वापस पलट गई। उसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं शायद। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी बात उठाई आपने। कोई भी पैटर्न, कोई भी सिग्नल 100% गारंटी नहीं देता। फॉल्स ब्रेकआउट्स मतलब झूठे ब्रेकआउट होते हैं। कीमत सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ती तो है, लेकिन फिर जल्दी ही वापस उसी रेंज में आ जाती है। तो फिर इसीलिए सिर्फ पैटर्न देख लेना काफी नहीं है, हमें और भी चीजों से पुष्टि मतलब कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। पुष्टि मतलब कैसे? क्या इसके लिए कुछ और टूल्स भी हैं? मैंने वो RSI, MACD, मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड्स ऐसे कुछ नाम भी सुने हैं। क्या ये कंफर्म करने में मदद करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये कहलाते हैं तकनीकी इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स। ये चार्ट पैटर्न से अलग हैं। ये बेसिकली गणितीय फॉर्मूले होते हैं जो कीमत और या वॉल्यूम डेटा पर चलते हैं। अच्छा। इनका मकसद होता है बाजार की अंदरूनी ताकत, उसकी रफ्तार यानी मोमेंटम और उसमें कितनी उठापटक यानी वॉलेटिलिटी, इसको मापना। ये पैटर्न के सिग्नल को कंफर्म करने में या कभी-कभी पहली वार्निंग देने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, तो ये कैसे काम करते हैं? जैसे वो मूविंग एवरेज है, वो क्या चीज है? मूविंग एवरेज MA सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स में से एक है। बहुत सिंपल है। ये एक तय समय के दौरान, जैसे पिछले 20 दिन, 50 दिन या 200 दिन की औसत कीमत को दिखाता है। ये रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है, जिससे हमें ट्रेंड की मेन दिशा साफ दिखती है। अगर कीमत अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है तो आमतौर पर अप ट्रेंड माना जाता है, और नीचे चल रही है तो डाउन ट्रेंड। अच्छा। ट्रेडर्स अक्सर 2 MA, एक छोटी अवधि वाली, एक लंबी अवधि वाली का क्रॉसओवर, मतलब जब वो एक दूसरे को काटती हैं, उसको खरीदने या बेचने के सिग्नल की तरह देखते हैं। हालांकि इन्हें भी आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। और ये RSI और MACD ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो 0 से 100 के बीच घूमता है। ये मापता है कि पिछले कुछ टाइम में जिन दिनों कीमत बढ़ी उनकी ताकत, जिन दिनों कीमत गिरी उनकी ताकत के मुकाबले कितनी है। आमतौर पे माना जाता है कि 70 से ऊपर का RSI लेवल ओवरबॉट स्थिति दिखाता है। मतलब कीमत शायद बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसमें करेक्शन यानी गिरावट आ सकती है। ओके। और 30 से नीचे का लेवल ओवरसोल्ड माना जाता है। मतलब कीमत शायद बहुत ज्यादा गिर गई है और उसमें एक बाउंस बैक, एक उछाल आ सकता है। लेकिन क्या ओवरबॉट होते ही बेच देना चाहिए? नहीं, यहीं पे सावधानी जरूरी है। ओवरबॉट का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुरंत बेच दो, और ओवरसोल्ड का मतलब ये नहीं कि तुरंत खरीद लो। एक मजबूत ट्रेंड में कीमत लंबे समय तक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रह सकती है। RSI ज्यादा काम का तब होता है जब उसकी चाल कीमत की चाल से अलग हो, जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं। एक मिनट, ये डाइवर्जेंस क्या होता है? मतलब कीमत कुछ और कह रही है और इंडिकेटर कुछ और? हाँ, बिल्कुल यही। मान लीजिए कीमत नया हाई बना रही है, लेकिन RSI उसी टाइम पर पिछला हाई नहीं पार कर पा रहा, बल्कि नीचे जा रहा है। ये एक वार्निंग है कि अप ट्रेंड शायद कमजोर हो रहा है। अच्छा, और MACD, इसका पूरा नाम क्या था? MACD का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये ट्रेंड की दिशा और मोमेंटम दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। ये 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच का अंतर दिखाता है। इसमें एक MACD लाइन होती है और एक सिग्नल लाइन। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर काटती है तो उसे बुलिश यानी तेजी का सिग्नल माना जाता है, और जब ऊपर से नीचे काटती है तो बेरिश यानी मंदी का सिग्नल। ठीक है।
इसमें एक हिस्टोग्राम भी होता है जो दोनों लाइनों के बीच का फासला दिखाता है और मोमेंटम की ताकत या कमजोरी बताता है। बाप रे, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं। वो बॉलिंजर बैंड्स भी कुछ करते हैं शायद। एक आम ट्रेडर के लिए ये सब सीखना और इस्तेमाल करना मुश्किल नहीं हो जाता? कहीं वो एनालिसिस पैरालिसिस ना हो जाए कि सोचते ही रह गए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। और हाँ, बॉलिंजर बैंड्स वॉलेटिलिटी यानी बाजार में कितनी उठापटक है उसे मापते हैं। ये एक सिंपल मूविंग एवरेज के दोनों तरफ 2 स्टैंडर्ड डिविएशन बैंड्स होते हैं। जब बाजार शांत होता है तो ये बैंड सिकुड़ जाते हैं, जिसे स्क्वीज कहते हैं। ये अक्सर संकेत होता है कि आगे कोई बड़ा मूव आने वाला है। अच्छा। और जब बाजार में हलचल बढ़ती है तो बैंड्स फैल जाते हैं। अच्छा। कीमतें अक्सर इन्हीं बैंड्स के बीच रहती हैं। ऊपरी बैंड के पास जाना ओवरबॉट और निचले बैंड के पास जाना ओवरसोल्ड स्थिति का संकेत दे सकता है, खासकर तब जब बैंड्स बहुत ज्यादा फैल गए हों। और हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस एक असली समस्या है। देखिए, मर्फी की किताब या कोई भी टीएस सिखाने वाला सोर्स ये नहीं कहता कि आपको हर इंडिकेटर इस्तेमाल करना ही है। तो फिर चाबी ये है कि आप कुछ ऐसे टूल्स चुनिए जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हों। जैसे एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर ले लिया, साथ में एक मोमेंटम ऑसिलेटर ले लिया, और उन्हें अच्छी तरह समझना सीखें। चार्ट को बहुत ज्यादा इंडिकेटर से भर देना अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। सिंपल रखना अक्सर बेहतर होता है। मेन ध्यान हमेशा कीमत और वॉल्यूम पर होना चाहिए। इंडिकेटर्स तो बस सहायक हैं कंफर्मेशन के लिए। आपने वॉल्यूम का जिक्र किया। अभी तक हमने ज्यादातर कीमत, पैटर्न और इंडिकेटर्स की बात की। ये वॉल्यूम मतलब कितनी क्वांटिटी में शेयर्स खरीदे बेचे जा रहे हैं, इसका क्या रोल है? क्या ये इतना जरूरी है? बहुत जरूरी। मर्फी और आप देखिए लगभग सभी अनुभवी तकनीकी विश्लेषक वॉल्यूम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ट्रेंड के पीछे भीड़ कितनी है या जोश कितना है। वॉल्यूम जो है वो कीमत की चाल की पुष्टि करता है, मतलब कंफर्म करता है, या फिर उस पर शक पैदा करता है, मतलब नॉन कंफर्मेशन। मतलब कैसे पुष्टि करता है? सोचिए, अगर कीमत ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ती कीमतों पर खरीदने को तैयार हैं। ये ट्रेंड की सेहत और मजबूती का संकेत है। खरीदारों में उत्साह है। अच्छा। भरोसेमंद माना जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल या पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और उस समय वॉल्यूम एकदम असाधारण रूप से ज्यादा होता है, तो वो ब्रेकआउट के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर वॉल्यूम साथ नहीं दे रहा हो तो? मान लीजिए कीमत तो बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ये एक, आप कह सकती हैं, चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसे वॉल्यूम डाइवर्जेंस कहते हैं। अगर कीमत नई ऊंचाइयां बना रही है लेकिन हर ऊंचाई पर वॉल्यूम पहले से कम होता जा रहा है, तो ये दिखाता है कि उस बढ़त में लोगों का विश्वास या भागीदारी कम हो रही है। ये ट्रेंड के कमजोर होने और शायद रिवर्सल का इशारा हो सकता है। इसी तरह अगर कीमत गिर रही है डाउन ट्रेंड में और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये दिखाता है कि बेचने वालों में जोर है और गिरावट जारी रह सकती है। लेकिन अगर कीमत गिर रही है और वॉल्यूम बिल्कुल सूखता जा रहा है, तो शायद बेचने का दबाव कम हो रहा है और ट्रेंड थक रहा है। अच्छा। तो मतलब संक्षेप में कहें तो वॉल्यूम हमें ट्रेंड और पैटर्न कितने भरोसेमंद हैं इसके बारे में बहुत जरूरी जानकारी देता है। कीमत क्या कर रही है, व्हाट, इसके साथ साथ वॉल्यूम हमें बताता है कि कैसे, हाउ और कितने विश्वास के साथ। ये सब सुन के तो लग रहा है कि तकनीकी विश्लेषण एक बहुत ही पावरफुल टूल किट है। ट्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, वॉल्यूम, अगर कोई इन सबको सही से समझ ले और इस्तेमाल करे तो क्या वो हमेशा मुनाफा कमा सकता है? मतलब क्या विश्लेषण एकदम सटीक होने पर भी नुकसान हो सकता है? ये इस पूरी बातचीत का शायद सबसे अहम हिस्सा है, और इसका जवाब है नहीं। सिर्फ विश्लेषण काफी नहीं है। और हाँ, बेहतरीन विश्लेषण के बावजूद नुकसान हो सकता है और होता भी है। मर्फी अपनी किताब में इस पर बहुत जोर देते हैं। अच्छा। देखिए, तकनीकी विश्लेषण संभावनाओं का खेल है, प्रोबेबिलिटीज का। ये कोई गारंटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। कोई भी पैटर्न या इंडिकेटर हर बार सही नहीं होता। बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इसीलिए तकनीकी विश्लेषण का असली फायदा तभी उठाया जा सकता है जब उसे बहुत सख्त रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल किया जाए। इसके बिना टीए अधूरा है, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। जोखिम प्रबंधन, इसका मतलब क्या है? वो स्टॉप लॉस वगैरह? हाँ, जोखिम प्रबंधन में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। पहला, स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने से पहले ही यह तय कर लेना कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो आप किस प्राइस लेवल पर अपनी पोजीशन काटकर नुकसान को रोक देंगे। यह आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है।
बिना स्टॉप लॉस की ट्रेडिंग करना मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना। सही बात है। दूसरा, पोजीशन साइजिंग। ये तय करना है कि आप किसी एक ट्रेड में अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का कितना % रिस्क पर लगाएंगे। नियम यह है कि किसी एक ट्रेड में इतना पैसा ना लगाएं कि अगर वो गलत हो जाए तो आपकी ट्रेडिंग ही बंद हो जाए। आमतौर पर लोग प्रति ट्रेड 1 से 2% रिस्क की सलाह देते हैं। ओके। और तीसरा, मनी मैनेजमेंट। ये एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन और प्रॉफिट टारगेट्स का मैनेजमेंट शामिल है। इसका मकसद है अपनी पूंजी को बचाए रखना और लंबे समय तक बाजार में टिके रहना। मर्फी के अनुसार, या कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सफल ट्रेडिंग में विश्लेषण का रोल शायद सिर्फ 10-20% होता है। बाकी 80-90% रोल होता है रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और ट्रेडर की साइकोलॉजी का, मतलब अनुशासन, धैर्य, भावनाओं पर कंट्रोल। सिर्फ 10-20%? हाँ, विश्लेषण आपको दरवाजा दिखा सकता है, लेकिन उस दरवाजे से सही तरीके से और सुरक्षित रूप से गुजरना वो रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। तो सवाल ये नहीं है कि आपका विश्लेषण कितना अच्छा है, सवाल ये है कि जब आपका विश्लेषण गलत होता है, और वो होगा ही, तब आप अपने नुकसान को कितना छोटा रख पाते हैं। तो मतलब जॉन जे मर्फी की ये किताब सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं सिखाती, बल्कि ये ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखने और उसे अनुशासन और रिस्क कंट्रोल के साथ करने पर जोर देती है। ये सिर्फ टूल्स नहीं बताती, बल्कि उन टूल्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका और माइंड सेट भी बताती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीकी विश्लेषण हमें भावनाओं, अफवाहों और अंदाजों से हटकर कीमत और वॉल्यूम के ठोस डेटा के आधार पर लॉजिकल निर्णय लेने का एक फ्रेमवर्क देता है। ये हमें सिखाता है कि बाजार की भाषा जो चार्ट्स पर लिखी होती है, उसे कैसे पढ़ा जाए। ये बाजार में जो लाखों लोग हिस्सा ले रहे हैं, उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी, उनके डर, लालच, उम्मीदें, उनको समझने का एक प्रयास है, जो आखिरकार कीमतों के उतार चढ़ाव में झलकता है। और इस पूरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये उठता है मन में कि क्या तकनीकी विश्लेषण वाकई भविष्य का अनुमान लगा सकता है, जैसे कोई क्रिस्टल बॉल हो, या फिर ये सिर्फ अतीत और वर्तमान में बाजार की भीड़ क्या सोच रही है और क्या कर रही है उसका एक नक्शा है, जिसे पढ़कर हम सिर्फ एक बेहतर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भीड़ कभी भी किसी भी वजह से अपना मन बदल सकती है।